वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज ऑफ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ जॉन मिल्टन, एन इंग्लिश पोएट, पैम्फलेटर एंड हिस्टोरियन ऑफ प्यूरिटन एज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। Which muse is invoked by Milton in Paradise Lost? पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन किस म्यूज को इन्वोक करता है, यानी कि ज्ञान की किस देवी की प्रार्थना से पैराडाइज लॉस्ट को शुरू करता है। अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो अपने भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। क्रिश्चियन एंड ग्रीक मिथोलॉजी में लर्निंग की 10 म्यूजेस हैं, यानी कि देवियाँ। मिल्टन उनमें से किसका इन्वोकेशन करता है, उस देवी का नाम क्या है? नेमोजाइन, यूरेनिया, इराटो, पॉलिम्निया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनिया। क्वेश्चन नंबर 2, टू whom मिल्टन कंपेयर्स म्यूज यूरेनिया इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1? मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में म्यूज यूरेनिया की कंपैरिजन किससे करता है? फिलोमेल, नाइटिंगेल, डोव या फिर कुकू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोव। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ म्यूज यूरेनिया? म्यूज यूरेनिया का दूसरा नाम क्या है? ऑरेनिया, लॉरेनिया, पॉलरीना, सीलिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑरेनिया। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द मदर ऑफ म्यूज यूरेनिया? म्यूज यूरेनिया की मदर का क्या नाम है? नेमोजाइन, यूरेनिया, इराटो या फिर पॉलिम्निया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेमोजाइन। गॉडेस ऑफ लर्निंग नेमोजाइन है, ये ऑल 9 म्यूजेस की मदर हैं। यहाँ 9 म्यूजेस की आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इन 9 म्यूजेस की मदर हैं गॉडेस नेमोजाइन। तो 9 + 1 = 10। 10 म्यूजेस आर देयर ऑफ लर्निंग इन ग्रीक मिथोलॉजी। तो ये जो देवी हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं इन डबल मैनर। 1, शी इज़ रिलेटेड टू पैराडाइज लॉस्ट, एंड सेकेंड, she is related to a literary term that is called mnemonic device। तो चलिए देखते हैं कि mnemonic devices क्या होती हैं। A mnemonic device or memory device is any learning technique that aids information retention or retrieval in the human memory, often by associating the information with something that is easier to remember। एक स्मरणीय उपकरण या मेमोरी डिवाइस कोई भी सीखने की तकनीक है जो मानव स्मृति में जानकारी को बनाए रखने या पुनः प्राप्त करने में सहायता करती है। अक्सर जानकारी को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़कर याद रखना आसान हो जाता है। Mnemonic is derived from the ancient Greek word mnemonikos, which means of memory or relating to memory। It is related to Mnemosyne, the name of the goddess of memory in Greek mythology। निमोनिक प्राचीन ग्रीक शब्द निमोनिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्मृति या स्मृति से संबंधित। यह ग्रीक पौराणिक कथाओं में स्मृति की देवी के नाम नेमोजाइन से संबंधित है, यानी कि निमोनिक डिवाइस का नेम इन्हीं ग्रीक गॉडेस नेमोजाइन के नाम पर रखा गया है। ये है निमोनिक डिवाइस के एग्जाम्पल। निमोनिक डिवाइस एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है, एंड बीइंग अ टीचर निमोनिक डिवाइस क्या है ये तो हमें पता होना ही चाहिए, बिकॉज ये एक बेसिक टूल की तरह काम करता है। ये है निमोनिक डिवाइस का एग्जाम्पल, जिससे बचपन से अवेयर हैं हम लोग। हमें बचपन में ही ये डिवाइस यूज़ करनी सिखा दी गई थी कि एवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 या 31, ये हमें अपनी मुट्ठी बंद करके पता लगाना है। दिस इज़ द ईजीएस्ट एग्जाम्पल ऑफ निमोनिक डिवाइस। हाँ, बट उस टाइम हमें ये बात पता नहीं थी कि ये निमोनिक डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 5,
हु वॉज प्लेस्ड साइड बाय साइड मर्डर मोलोक, जो मर्डरर मोलोक था उसकी साइड में कौन सा फॉलन एंजल गिरा हुआ था? केमोस, जोसिया, सोलोमन या फिर बालिम? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केमोस। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड जेरोबोम सेट द 2 images ऑफ गॉड इन द शेप ऑफ एन ऑक्स? जेरोबोम ने 2 गॉड की इमेजेस जो कि ऑक्स की शेप में थी उनको कहाँ पर सेट किया था? बेथल एंड डैन, बेथल एंड सिट्टिम, सिट्टिम एंड डैन, गीबा एंड बेथल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेथल एंड डैन। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ्स, यानी कि अपनी वाइफ्स का शौकीन कौन था? बालिम, एस्टोरेथ, सोलोमन या फिर ड्रैगन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोलोमन। क्वेश्चन नंबर 9, हु ब्रॉट र्यून एंड प्लेग ऑन इजराइल्टीज? इजराइल्टीज के लिए र्यून और प्लेग कौन लेकर आया था? बालिम, जोसिया, प्योर या फिर बेलजेबब? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्योर। क्वेश्चन नंबर 10, विच फॉलन एंजल वॉज लाइंग नियरेस्ट टू सैटर्न? सैटर्न यानी कि शैतान के सबसे नियर कौन सा फॉलन एंजल गिरा हुआ लेटा था? बेलियल, मोलोक, बेलजेबब या फिर थामुज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेलजेबब। क्वेश्चन नंबर 11, द बर्निंग लेक ऑफ हेल वॉज प्रोड्यूसिंग इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ डैश? जो बर्निंग लेक थी हेल की वो कुछ प्रोड्यूस कर रही थी जो बहुत ही इनएग्जॉस्टिबल था। वो किस चीज़ की सप्लाई थी? O2, CO2, ऑर्गन या फिर सल्फर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 12, हुज टेम्पल स्टूड ऑन द माउंट ओलिव? माउंट ओलिव पर किसका टेम्पल बना हुआ था? थामुज, रिमोन, म्यूलसिबर या फिर सोलोमन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोलोमन। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स पर। ये सभी क्वेश्चंस जो अभी आपने देखे ये रिलेटेड हैं जॉन मिल्टन के फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट से। जो लोग काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं और ये उनका ओनली रिवीजन है उन्हें तो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे, लेकिन जो न्यू हैं उन्हें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा बिकॉज ये मिल्टन है और इनका स्टाइल है ग्रैंड स्टाइल। इनका स्टाइल तो पोएट्स एंड राइटर्स को भी डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर देने में प्रॉब्लम हुई है तो चलिए सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको सुनाते हैं एक छोटी सी स्टोरी। जिन्हें स्टोरी नहीं सुननी है वो इसको स्किप करके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहानी सुनेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और फिर आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पैराडाइज लॉस्ट जो एक एपिक है कि कहानी शुरू होती है मीडियास रेस से, यानी कि बीच में से, और फिर कहानी चलती है फ्लैशबैक में। लेकिन हम आपको कहानी शुरू से सुनाएंगे। सबसे पहली बात तो पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी बेस्ड है बाइबल की स्टोरी पर, एंड बाइबल और पैराडाइज लॉस्ट की एग्जैक्ट कहानी है बहुत डिफिकल्ट। तो हम आपको एग्जैक्ट स्टोरी ना सुनाकर सुनाने जा रहे हैं एक मिथिकल स्टोरी, यानी कि बाइबल एंड पैराडाइज लॉस्ट पर बेस्ड एक इजी स्टोरी। इस कहानी को सुनकर आपके सारे डाउट्स इन कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ ह्यूमन क्रिएशन।
हर मिथोलॉजी में दुनिया कैसे बनी, कब बनी, किसने बनाई, इसकी अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ आपस में मैच भी करती हैं, जैसे कि बाइबल, कुरान, तोरा एंड इंजील की स्टोरीज आपस में मैच करती हैं। तो कुछ मिथ्स के अकॉर्डिंग गॉड ने सबसे पहले एंजल्स यानी फरिश्तों को बनाया। फिर गॉड को इंसान बनाने का आइडिया आया, तो गॉड ने अपने वन ऑफ द फेवरेट एंजल ल्यूसीफर को बुलाया और उससे कुछ मिट्टी मंगवाई, जिससे कि उसने दुनिया के सबसे पहले आदमी यानी कि एडम को बनाया। जैसा कि गॉड पैराडाइज पहले ही बना चुका था और उस पैराडाइज में पेड़ पौधे, फूल फल, पशु पक्षी सब पहले ही बना चुका था, गॉड ने एडम को पैराडाइज में रखा। बट पैराडाइज में इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी एडम का मन नहीं लगता था। तब गॉड ने एडम की लेफ्ट रिब यानी कि बाईं पसली से एक सुंदर सी लड़की बनाई। ये थी दुनिया की सबसे पहली महिला यानी कि ईव। ईव का साथ पाकर एडम बहुत खुश थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। गॉड ने अपने सभी एंजल्स को एडम एंड ईव के सम्मुख नतमस्तक होने को कहा, यानी कि सजदा करने को कहा, एंड सभी एंजल्स ने गॉड को फॉलो किया। लेकिन गॉड के फेवरेट एंजल ल्यूसीफर ने एडम और ईव के आगे सर झुकाने से मना कर दिया, क्योंकि ल्यूसीफर के अंदर जेलेसी एंड घमंड की भावना पैदा हो गई। ही सेड कि आपने इन्हें मेरी लाई हुई मिट्टी से बनाया है, तो मैं इनके आगे सर क्यों झुकाऊं। और इसी घमंड ने ल्यूसीफर को एंजल से डेविल बना दिया। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी दौलत या शोहरत क्यों ना आ जाए। यही था सैतन का डिसओबीडियंस गॉड के प्रति, और बस यहीं से सैतन गॉड का राइवल बन गया। उसके बाद सैतन ने कुछ और एंजल्स को भी गॉड के अगेंस्ट भड़काया। जिन्होंने गॉड की बात मान ली वो गॉड की साइड रहे, और जिन्होंने सैतन की बात मान ली वो सैतन की साइड आ गए। गॉड ने सैतन और सैतन की साइड के सभी एंजल्स को हेल यानी कि नर्क में फेंकने का डिसीजन लिया, और बारी बारी से सबको नर्क के अग्निकुंड में फेंक दिया। तो चलिए चलते हैं पैराडाइज की तरफ। जैसे कि हमारी मिथोलॉजी में इंद्र देवता बाकी देवताओं के साथ एंड अप्सराओं के साथ स्वर्ग में रहते हैं, सेम एज गॉड के एंजल्स एंड एडम एंड ईव स्वर्ग में रह रहे हैं। गॉड ने उनकी देखरेख के लिए हेवन के गेट पर 2 पहरेदार भी रखे हैं, जो हैं स्नेक एंड पीकॉक। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, एडम एंड ईव को सब कुछ करने की आज़ादी है सिवाय एक चीज़ के। पैराडाइज में एक ट्री है जिसका नाम है फॉरबिडन ट्री या द ट्री ऑफ नॉलेज। एडम एंड ईव को इसके फ्रूट्स खाना मना है। अब सैतन देखता है कि उसी की लाई हुई मिट्टी से बनाए गए इंसान पैराडाइज में खुशी से रह रहे हैं और वह नर्क के अग्निकुंड में डाल दिया गया है, तो उसके अंदर बहुत बदले की भावना आ जाती है और वह भगवान से रिवेंज लेने की ठान लेता है। उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि गॉड की सबसे प्रिय क्रिएशन को हेवन से किसी तरह वो निकाल दे तो उसका रिवेंज पूरा हो जाएगा। तब वह फॉलन एंजल्स की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और एडम एंड ईव को हेवन से निकालने एंड गॉड से बदला लेने का प्लान बनाता है। उस मीटिंग में क्या होता है इसका पूरा इलैबोरेशन पैराडाइज लॉस्ट में है। इनफैक्ट पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी यहीं से शुरू होती है, जहां शैतान नर्क के अग्निकुंड में जल रहा है। एनीवेज, मीटिंग में क्या क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल चलते हैं सैतन के प्लान की तरफ। सैतन जब हेवन के गेट पर जाता है तो दोनों द्वारपाल यानी कि सांप और मोर उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। तब वह उन्हें मनाने की कोशिश करता है। देन पीकॉक उसे इशारा करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप स्नेक से पूछ लो। तब वह स्नेक को मनाता है और वो उसे अलाउ कर देता है। एंड देन वह अंदर जाता है और ईव को बहकाता है कि गॉड तुम्हें प्यार नहीं करता बिकॉज उसने तुम्हें पैराडाइज के सबसे टेस्टी एंड डिलिशियस फ्रूट को खाने से मना किया है।
वो उसे विश्वास दिलाता है कि ये एप्पल उसे खाना चाहिए। इस एप्पल को खाकर वो गॉड की तरह पावरफुल हो जाएगी। ईव उसकी बातों में आ जाती है। महिलाएं अक्सर किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं और वह उस एप्पल को आधा खा लेती है एंड आधा एडम के लिए रख देती है। ऐसा माना जाता है कि वो फ्रूट जो ईव ने खाया था गेहूं था, इसीलिए गेहूं के बीच में एक कट का नेचुरल निशान होता है। यहीं से ईव ने ये फ्रूट काट कर एडम के लिए रखा था। उसके बाद एडम आता है तो वह ईव पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वो उस एप्पल का रिमेनिंग पार्ट खा लेता है। अब होते हैं उस फ्रूट्स के साइड इफ़ेक्ट्स। ये फ्रूट खाकर उन्हें नॉलेज हो जाती है मंडेन अफेयर्स यानी कि सांसारिक ज्ञान की। ये फ्रूट ऑफ नॉलेज था जो उन्होंने खाया था। पहले वो दोनों बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह इनोसेंट थे। उन्हें संसार का कोई ज्ञान नहीं था। अब उन्हें लव, सेक्स, अफेक्शन, लस्ट, वॉयलेंस, इन सभी सांसारिक अफेयर्स की नॉलेज हो गई है। दिस वॉज द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल। नाउ दे हैव बिकम कॉमन ह्यूमन बींग्स लाइक अस। नाउ दे फील नेचुरल कॉल्स लाइक यूरिनेशन एंड मोशन। और यही था फर्स्ट डिसोबीडियंस ऑफ मैन अगेंस्ट गॉड। अब वे दोनों मॉर्टल हो गए हैं उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को खाकर। पहले वह स्वर्ग में रहने वाले इमॉर्टल पीपल थे। तब पता चलता है कि उनकी बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति एंड सबसे लवेबल क्रिएशन ने डिसओबीडियंस की है, तो वह उन दोनों को पैराडाइज से निकालने का डिसीजन लेता है। गॉड उन दोनों को सैतन की तरह हेल में नहीं बल्कि अर्थ पर फेंकता है एंड वो उन दोनों को अर्थ के अलग अलग पार्ट पर फेंकता है। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से संसार शुरू होता है। माना जाता है कि बरसों साल बाद एडम एंड ईव मिलते हैं और हम सब उन्हीं दोनों के बच्चे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐसा माना जाता है कि एडम एंड ईव में से एक को इंडियन सबकॉन्टिनेंट के किसी पार्ट पर फेंका गया था, यानी कि दुनिया के सबसे पहले मनुष्य को गॉड ने इंडिया की पवित्र धरती पर फेंका था। आगे बढ़ने से पहले स्टोरी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात। ऐसा माना जाता है कि डिसओबीडियंस की वजह से गॉड ने एडम एंड ईव को धरती पर फेंककर पनिश किया एंड हेवन के गेट कीपर्स को भी गॉड ने पनिश किया। पीकक ने सैतन को अलाउ नहीं किया था, सिर्फ इशारा किया था कि स्नेक से पूछ लो। तो गॉड ने इस सुंदर से पीकक के पैरों को अगली यानी कि कुरूप बना दिया। पीकक कितना ब्यूटीफुल होता है बट उसके पैर बहुत ही अगली दिखते हैं एंड स्नेक जो दिखने में बहुत सुंदर हुआ करता था उसे पूरा का पूरा ही डरावना एंड अगली बना दिया। एंड सांप ने उसे रास्ता बताया था, इसीलिए गॉड ने उसकी आवाज़ भी छीन ली। इसीलिए स्नेक केवल हिस कर सकता है। लेकिन ये एक मिथिकल स्टोरी है। पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी की कुछ चीज़ें इससे चेंज हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैराडाइज लॉस्ट के अकॉर्डिंग जो पैराडाइज के गेट कीपर थे वो सांप और मोर नहीं थे बल्कि और कोई थे। पैराडाइज लॉस्ट में सैतन कभी स्नेक बनकर ईव को बहकाने जाता है तो कभी टोड बनकर, एंड गॉड ने एज ए पनिशमेंट सैतन को ही स्नेक बना दिया था। वन मोर थिंग, धरती पर फेंके जाने के बाद क्या हुआ, दुनिया कैसे बनी, ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत लेंदी भी है। पैराडाइज लॉस्ट एक लेंदी एपिक है जिसमें 12 बुक हैं, तो स्टोरी तो लंबी होगी ही। आगे की स्टोरी हम आपको सुनाएंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल इस मिथिकल स्टोरी से आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड नाउ इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, तो अब आपको क्वेश्चंस को रटना नहीं पड़ेगा। अब आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हाँ, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हेल? हेल की कैपिटल क्या है? गीबा, सिटिम, पेंडिमोनियम या फिर हिन्नोम? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंडिमोनियम।
पेंडिमोनियम जो है वो हेल की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 14, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन. What matter where, if I be is still the same. Who is the speaker? मस्तिष्क अपने स्थान पर है, चाहे वह स्वर्ग हो अथवा नर्क. इस मस्तिष्क में स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बनाने की शक्ति है. तो क्या हुआ अगर मैं नर्क में पड़ा हूँ, मैं वैसा ही रहूँगा जैसा मुझे रहना चाहिए. ये लाइंस किसने कही हैं? बेल्ज़ेबब, सैतन, मोलोक या फिर अज़ाज़ील. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैतन. क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी. लेप्रोसी से कौन सफरिंग है, यानी कि किसको कोढ़ की बीमारी है? रिमोन, थामुज, मोलोक या फिर प्योर. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिमोन. क्वेश्चन नंबर 16, देयर वॉज नॉट अ सिंगल टेम्पल ऑफ. किसका एक भी टेम्पल नहीं है? प्योर, बालिम, केमोस या फिर बेलियल. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेलियल. बेलियल का एक भी टेम्पल नहीं था. क्वेश्चन नंबर 17, हुज वाइफ सरेंडर्ड टू अवॉइड वर्स रेप. किसकी वाइफ ने वर्स रेप से बचने के लिए सरेंडर कर दिया था? सोलोमन, ओरिस, मेमन या फिर लेवाइट. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेवाइट. क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द टॉलेस्ट अमंग द फॉलन चीरब. फॉलन चीरब में सबसे ज़्यादा लंबा कौन था? बेलियल, प्योर, अज़ाज़ील या फिर ओरेब. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अज़ाज़ील. क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी फ्लैग्स वर देयर इन हेल. हेल में कितने फ्लैग थे? 100, 1000, 10,000 या फिर नन ऑफ दी अबव. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10,000. क्वेश्चन नंबर 20, हु पिक्ड अप द फ्लैग इन हेल. हेल में फ्लैग को किसने उठाया था? बेलियल, प्योर, अज़ाज़ील या फिर ओरेब. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अज़ाज़ील. और ये अज़ाज़ील ही सबसे ज़्यादा लंबा यानी कि टॉलेस्ट था. क्वेश्चन नंबर 21, ऑन विच माउंटेन गॉड मैट टू मोसेस. गॉड किस माउंटेन पर प्रॉफिट मोसेस से मिले थे? माउंट होरेब, माउंट डोंडोना, माउंट ओलंपस या फिर नन ऑफ दी अबव. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट होरेब. गॉड मोसेस से माउंट होरेब पर मिले थे. क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी डेज एंड नाइट्स फॉलन एंजल बर्न्ट इन द फायर ऑफ हेल. जब गॉड ने फॉलन एंजल्स को हेल में फेंक दिया तो वो लगातार कितने दिन और कितनी रातों तक नर्क की अग्नि में जलते रहे? 4 days, 4 nights, 5 days, 5 nights, 9 days, 9 nights या फिर 10 days, 10 nights. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 days, 9 nights. क्वेश्चन नंबर 23, he was the lowest devil. He dug up hell and found wealth. Who was he? ये जो डेविल था ये सबसे नीच डेविल था. उसने नर्क को खोदा और उसमें से वेल्थ निकाला. ये कौन था? केमोस, मेमन, रिमोन या फिर प्योर. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेमन. क्वेश्चन नंबर 24, विच कॉन्स्टेलेशन ब्रिंग्स थंडर एंड रेन. कौन सा कॉन्स्टेलेशन थंडर एंड रेन लाता है? उर्सा मेजर, ओरियन, बिग बियर या फिर लियो. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरियन. क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द हीरो अगेंस्ट सैतन. सैतन के अगेंस्ट जो हीरो था यानी कि गॉड का प्रॉफिट था वो कौन था? ब्यूसिरिस,
ओरिसिस, एब्डियल या फिर गैब्रियल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एब्डियल। क्वेश्चन नंबर 26, विच मैसेंजर ऑफ गॉड वॉज द एंजल ऑफ जस्टिस? गॉड का कौन सा मैसेंजर जस्टिस का एंजल था? एब्डियल, गैब्रियल, माइकल या फिर मोसेस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकल। क्वेश्चन नंबर 26, विच मैसेंजर ऑफ गॉड वॉज द एंजल ऑफ मर्सी? गॉड का कौन सा मैसेंजर मर्सी का एंजल था? एब्डियल, गैब्रियल, माइकल या फिर मोसेस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैब्रियल। क्वेश्चन नंबर 28, मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम वॉज अ ट्रिब्यूट टू? मिल्टन की सबसे पहली पब्लिश्ड पोयम एक ट्रिब्यूट थी, किसे? चार्ल्स फर्स्ट, क्रॉमवेल, शेक्सपियर या फिर चौसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 29, विच पोएम हैज़ बीन कॉल्ड मिल्टन्स मिसिंग इक्लॉग? कौन सी पोएम मिल्टन का मिसिंग इक्लॉग कही जाती है? कॉमस, लिसिडस, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी या फिर इन एडवेंटम वेरिस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 30, द लेडी हैज़ बीन रेस्क्यूड बाय हर ब्रदर विद द हेल्प ऑफ एन अटेंडेंट स्पिरिट एंड रिवर? जो कॉमस की हीरोइन यानी कि लेडी है वो बचाई जाती है अपने भाई के द्वारा और उसके भाई की हेल्प करती है एक अटेंडेंट स्पिरिट एंड एक रिवर। उस रिवर का क्या नाम है? टॉग्रिस, निम्स, एक्रोन या फिर जॉर्डन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्स। क्वेश्चन नंबर 31, हु थिंक्स दैट कॉमर्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मास्क्स एंड पेस्टोरल प्लेस? कौन सोचता है कि कॉमर्स जो है वो सबसे अच्छा है सारे मास्क एंड पेस्टोरल प्लेस में? अर्नोल्ड, मैकॉले, नीथ मूर, C.S. लेविस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीथ मूर। क्वेश्चन नंबर 32, विच वर्क ऑफ मिल्टन हैज़ बीन कॉल्ड अ फेलर इन आर्टिस्टिक कॉम्प्रोमाइज? मिल्टन का कौन सा वर्क आर्टिस्टिक कॉम्प्रोमाइज में एक फेलर कहा जाता है? लिसिडस, कॉमस, सैमसन एगनिस्ट या फिर एट सोलोमन म्यूजिक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉमस। क्वेश्चन नंबर 33, इन कॉमस द पोएट वॉन्ट्स टू डिफेंड? कॉमस में पोएट किसे डिफेंड करना चाहता है? ब्यूटी, ऑनेस्टी, ट्रुथ या फिर चैस्टिटी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चैस्टिटी। क्वेश्चन नंबर 34, जस्ट एज सैतन रिबेल्ड against the autocracy of God, Milton opposed the autocracy of dash? जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में सैतन ने रिबेल किया था गॉड की ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट, वैसे ही मिल्टन भी अपोज था किसकी ऑटोक्रेसी के? क्रॉमवेल, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड या फिर ऑगस्टाइन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स फर्स्ट। Question number 35, which of the fallen angels loved gold the most? कौन सा फॉलन एंजल गोल्ड को बहुत ज़्यादा प्यार करता है या फिर सबसे ज़्यादा प्यार करता है? थामुस, सैतन, मैमन या फिर केमोस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैमन। ये वही मैमन है जिसने हेल को खोद कर वह उसके नीचे से वेल्थ निकाला था। ये गोल्ड को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। क्वेश्चन नंबर 36, हु रोट जेनेसिस द फर्स्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट? ओल्ड टेस्टामेंट की फर्स्ट बुक जेनेसिस को किसने लिखा था? सोलोमन, माइकल, राफेल, मोसेस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोसेस।
Question number 37. To Milton, the England of the Restoration was like dash. मिल्टन के लिए रेस्टोरेशन वाला इंग्लैंड किसकी तरह था? हेवन, हेल, गार्डन या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेल। क्वेश्चन नंबर 38. पैराडाइज लॉस्ट हैज़ वन यूनिटी, इट हैज़ यूनिटी ऑफ डैश। पैराडाइज लॉस्ट में एक ही यूनिटी है, वो यूनिटी कौन सी है? एक्शन, टाइम, प्लेस या फिर स्टेज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्शन। पैराडाइज हैज़ यूनिटी ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 39. हु वॉज अ नेज़राइट? नेज़राइट कौन था? एडम, सैतन, सैमसन या फिर मनोआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैमसन। सैमसन वॉज अ नेज़राइट। नेज़राइट. Now the question is, who is Nazarite? In the Hebrew Bible, a Nazarite is a man or woman who voluntarily took a vow. This vow required the Nazarite to abstain from wine and all other grapes products such as vinegar and grapes, refrain from cutting the hair on his head, not to become ritually impure by contact with corpses or graves, even those of family members. हिब्रू बाइबल में एक नाज़राइट एक पुरुष या महिला है जिसने स्वेच्छा से एक प्रतिज्ञा ली है, शराब और सभी अंगूर उत्पादों जैसे सिरका और अंगूर से परहेज करे, उसके सिर पर बाल काटने से बचना, लाशों या कब्रों यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों की भी के संपर्क से धार्मिक रूप से अशुद्ध नहीं होना चाहिए। और सैमसन ने ये सारी प्रतिज्ञाएं अपनी स्वेच्छा से ली थीं, इसीलिए सैमसन एक नाज़राइट है। क्वेश्चन नंबर 40. By the advice of soothsayer Elisha, how many times Naaman dipped into Jordan River to cure from his leprosy? भविष्यवक्ता एलिशा की एडवाइस से नामान ने अपने आप को जॉर्डन रिवर में कितनी बार डिप किया था ताकि वो अपनी लेप्रोसी यानी कि अपनी कोढ़ की बीमारी से छुटकारा पा सके? 3, 5, 6 या फिर 7? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। क्वेश्चन नंबर 41. And calm of mind, all passion is spent. Which play of Milton concludes by these lines? इन लाइनों के साथ मिल्टन के कौन से प्ले का कॉन्क्लूजन हुआ है, यानी कि ये किस प्ले की लास्ट लाइन है? और मन शांत हो गया, सारा जोश खत्म हो गया। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, सैमसन एगनिस्ट या फिर कॉमस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैमसन एगनिस्ट। सैमसन एगनिस्ट इन लाइन के साथ ही कॉन्क्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 42. I cannot praise thy marriage choices, son. मैं तुम्हारी शादी के फैसले की प्रशंसा नहीं कर सकता बेटा। ये लाइन किसने कही है? सैमसन्स मदर, सैमसन्स फादर, सैमसन्स अंकल या फिर द किंग ऑफ इज़राइल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैमसन्स फादर। क्वेश्चन नंबर 43. Who said the following lines in Samson Agonist? In calm of mind, all passion is spent. ये जो सैमसन एगनिस्ट की लास्ट लाइन्स हैं, ये कही किसने हैं? मनोआ, डेलिला, सैमसन या फिर कोरस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरस। क्वेश्चन नंबर 44. All virgins also shall on feastful days visit his tomb with only bewailing his lot unfortunate in painful choice, from whence captivity and loss of eyes. Who is the speaker? सभी कुंवारियाँ भी पर्व के दिनों में उसकी कब्र पर जाएंगी और केवल विलाप करेंगी उसके दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य पर, जो दर्दनाक था, जहाँ से उसे कैद और आँखों की हानि हुई। ये लाइंस
किसने कही हैं? कॉमस, मैसेंजर, मनोआ या फिर पोरस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोआ। ये लाइन सैमसन की डेथ के बाद सैमसन के फादर मनोआ ने कही हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हु कॉल्ड ड्रामा अ स्कूल ऑफ अब्यूज? ड्रामा को स्कूल ऑफ अब्यूज किसने कहा? बिशप्स, प्यूरिटन्स, पैगन्स या फिर क्रोमवेल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्यूरिटन्स। Question number 46. Who was the Stoic philosopher, tutor to Nero and the father of revenge tragedy? स्टोइक फिलोसफर, नीरो का ट्यूटर और रिवेंज ट्रेजेडी का फादर कौन था? एजाक्स, सेंसा, सिसरो या फिर डेविड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंसा। क्वेश्चन नंबर 47. The age of decadence in Italy was contemporary with dash age in England. इटली की डिकेडेंस एज इंग्लैंड की कौन सी एज की कंटेम्प्रेरी थी? चौसर, यूनिवर्सिटी विट्स, मिल्टन या फिर फ्रॉस्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 48. द फीस्ट ऑफ विच पैलेस्टाइन गॉड is celebrating in Gaza in the play Samson Agonist? कौन से पैलेस्टाइन गॉड की फीस्ट गाजा में सेलिब्रेट हो रही है सैमसन एगनिस्ट प्ले में? ज़्यूस, नेस्टर, डैगन या फिर अपोलो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डैगन। क्वेश्चन नंबर 49. At Samson's birth it was foretold twice by an angel that he would perform acts of benefits to his people, the Israelites. To whom the angel first told this? सैमसन के बर्थ पर एक फोरटोल्ड हुई थी जो कि एक एंजल ने कही थी, एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये अपने लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, यानी कि इजराइलियों की भलाई के लिए काम करेगा। तो ये जो भविष्यवाणी हुई थी ये 2 बार हुई थी। पहली बार एंजल ने ये बात किसे बताई थी? सैमसन्स फादर, सैमसन्स मदर, किंग ऑफ इज़राइल या फिर नर्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैमसन्स मदर। क्वेश्चन नंबर 50. At Samson's birth it was foretold twice by an angel that he would perform acts of benefit to his people, the Israelites. To whom the angel told this second time? ये जो भविष्यवाणी थी ये एंजल ने दूसरी बार किससे कही थी? सैमसन्स फादर, सैमसन्स मदर, बोथ हिज पेरेंट्स या फिर द किंग ऑफ इज़राइल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये तो थे जॉन मिल्टन से रिलेटेड 50 MCQ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। आगे के 50 MCQs के साथ कल हम फिर मिलेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आज का अपना स्कोर भी हमें ज़रूर शेयर करें सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर आपके लिए ला सकें। तो अब हम चलते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने। तब तक आप देखते रहिए बेसिक शाला।